हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैंपियन ऑफ लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रुद्र आप लोगों के लिए पुलिस एक्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये पुलिस रेगुलेशन कवर कर रहा हूँ, जिसमें 3 वीडियो मैंने बना दिया है। ये चौथा वीडियो है इस लेक्चर सीरीज़ का। तो आप लोगों ने अगर 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको देखना चाहिए, तब ये चौथी वीडियो सीरीज़ देखना चाहिए। और उसके साथ ये रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को ये पसंद आए, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग पुलिस रेगुलेशन कवर कर रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो हो चुके हैं, चौथा वीडियो है, जिनमें हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 19 के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पैराज हैं वही डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत लेंदी रेगुलेशन है, जिसमें 37 चैप्टर्स हैं और 554 पैराज हैं। तो सारा पढ़ना बहुत वर्थफुल डिसीजन नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट पैरा के बारे में, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है 1-2 आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर 11 से। चैप्टर 11 बताता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आएगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ये डिस्कस करता है। तो पहले तो मैं बता दूं, सीआरपीसी के ये एक सब्सिडरी रेगुलेशन है। जो भी सीआरपीसी में प्रोविज़न्स दिए गए हैं उनके सप्लीमेंट में है। जो भी वहाँ प्रोविज़न है वो फॉलो होगा। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं यहाँ ऐड करी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी के कंट्रेरी जाके पुलिस रेगुलेशन कुछ अलग से बनाया गया। उसके प्रोविज़न्स फॉलो करते हुए, वो प्रोविज़न्स लगाते हुए यहाँ के प्रोविज़न्स फॉलो होंगे। तो ये अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में देखें तो जो चैप्टर 11 में है, ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सीआरपीसी का प्रोविज़न 156 है, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। और उसके बाद जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 160, 164, 172, 160 में जो है समनिंग ऑफ विटनेसेस है, 164 में कन्फेशन है, 172 में केस डायरी है। तो ये सारे प्रोविज़न्स लागू होंगे सेम जैसे सीआरपीसी में है। ये एक मोटा मोटी आइडिया आपको, फिर चाहे डाइंग डिक्लेरेशन हो, वो जैसे 32 में है एविडेंस एक्ट में, फिर आइडेंटिफिकेशन परेड हो, यहाँ पैरा 116 में है, वहाँ एविडेंस के सेक्शन 9 के अंदर में ये आपका आइडेंटिफिकेशन परेड किया जाता। तो वो सारे प्रोविज़न्स लागू करते हुए यहाँ क्या प्रोविज़न्स दिया गया, वी विल डिस्कस इट। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट पैरा है, सारे नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कहाँ क्या है, कौन से पैरा में। तो जैसे पैरा अगर 104 की बात करें तो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कब नहीं किया जाएगा। तो वो कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो आईपीसी के 95 में आता है, जो बहुत ही ट्राइबल नेचर का ऑफेंस है, तो उनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। पैरा 104 में कहता है। फिर उसी में आगे ये भी कहता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन बिना सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के नहीं होगा। ये कहता है इन्वेस्टिगेशन विल नॉट टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ एसपी। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस को आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से ऑफेंसेस, जैसे कहता है कोई पेटी थेफ्ट हो गया, बलगरी का कोई ऑफेंस हो गया, फिर उसके बाद या फिर आईपीसी के 324 और 325 का ऑफेंस हो गया, या अंडर सेक्शन 147 हो गया रॉयट का, या फिर अंडर सेक्शन 341 और 344 हो गया, या 454 हो गया, 347, 448 आईपीसी का हो गया, या 406 और 420 का ऑफेंस हो गया। इन ऑफेंसेस में, इन सेक्शन के ऑफेंसेस में अगर आईपीसी में अंडर ये ऑफेंसेस हो रहे हैं तो इन ऑफेंसेस को बिना एसपी के ऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये बताता है पैरा 104 में। और ये फिर इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इन ऑफेंसेस को आपको याद रखने चाहिए कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें बिना एसपी के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो ये जो भी सेक्शंस मैंने आईपीसी में बताया, ये दैट पर्टिकुलर
सेक्शंस हैं जिनमें बिना एसपी के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट पैरा की बात करेंगे तो जैसे पैरा फिर सर्च कंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर पैरा 111 में दिया गया है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इंक्वायरीज फ्रॉम ए पर्सन पैरा 112 में है, थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। फिर उसके बाद पैरा 115 में है, डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ सीरियस इंजर्ड पर्सन टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। ये कहता है कि जो भी सीरियस इंजर्ड पर्सन है पैरा 115 में, उनका डाइंग डिक्लेरेशन बहुत जल्दी इमीडिएटली इट शुड बी रिकॉर्डेड। ये कहता है कि अच्छा रिकॉर्ड कब होगा, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है कि जब रिकॉर्ड होगा कितने रिस्पेक्टेबल पर्सन्स के सामने रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये कहता है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड एट वंस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस। 2 रिस्पेक्टेबल विटनेस के प्रेजेंस में डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। पैरा 115 ये बताता है, क्वेश्चन यही आता है कि कितने विटनेसेस होने चाहिए, तो देयर शुड बी 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस इन फ्रंट ऑफ whom डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड। ये हो गया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड पैरा 116 में है, जो बताता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड कब होगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो ये इसके बारे में बताता है। इतना आपको याद रखना चाहिए किस पैरा में है, और इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरा है वो 120 है, क्वेश्चन यहीं से आता है। बार बार अगर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो ये क्वेश्चन यहीं से उठाता है। ये बताता है हु कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन, कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें ये बताता है एवरी कन्फेशन विच अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी विशेस टू मेक शैल बी रिकॉर्डेड बाई। क्वेश्चन यही आता है कि कौन रिकॉर्ड करता है। मैंने देखा प्रीवियस ईयर का पेपर तो उसमें यही कई बार आया कौन रिकॉर्ड करता है। तो ये कहता है कि बाय द हाईएस्ट मजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु कैन रीच्ड इन द रीजनेबल टाइम। डीएम को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी हाईएस्ट मजिस्ट्रेट होगा जो वहाँ रीजनेबल टाइम में पहुँच सकता है, दैट पर्सन दैट हाईएस्ट मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये हो गया कौन, हाईएस्ट मजिस्ट्रेट, पहला। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ओनली मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट आर ऑथराइज्ड। इस मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तब रिकॉर्ड करेगा और सेकंड क्लास तब रिकॉर्ड करेगा जब उसको स्पेशल ऑथराइजेशन इस बात की मिली हो कि यू कैन नाउ रिकॉर्ड द कन्फेशन, तब। और तीसरा कहता है कि कन्फेशन इज इम्पॉर्टेंट इन इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ डायकोटी एंड इन अदर सीरियस केसेस व्हेन एवर possible should be recorded by district magistrate or by the magistrate of standing, preferably joint magistrate। ये कहता है कि अगर जैसे डायकोटी का कोई ऑफेंस है या कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस है तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड बाय डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या बाय मजिस्ट्रेट ऑफ स्टैंडिंग, प्रिफरेबली जॉइंट मजिस्ट्रेट। और जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसमें भी किसको प्रेफर किया जाएगा, जॉइंट मजिस्ट्रेट को प्रेफर किया जाएगा। तो डीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस जो भी इम्पोर्टेंट सीरियस नेचर के क्राइम्स हैं, डायकोटी या अदर सीरियस नेचर के क्राइम्स हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पैरा 120 जो है इज़ टू इम्पॉर्टेंट, जो बताता हु कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन। तो कन्फेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़कर जनरली ऑफेंसेस में कोई हाईएस्ट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उनको स्पेशल अथराइजेशन इस बिहाफ में मिला हो। और दूसरा फिर डायकोटी या सीरियस नेचर के क्राइम्स में डीएम या जॉइंट मजिस्ट्रेट जो होगा वो रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन। ये इम्पोर्टेंट पैरा है 120 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैरा 122, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो बताता है कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट शुड बी एज पॉसिबल। जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके करना होगा। उसका जो भी फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगानी होगी उसको भी जितनी जल्दी से जल्दी लगाना होगा, लगा दिया जाएगा। ऑल द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनल रिपोर्ट ऑफ
या सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ CRPC। जैसे 173 में ये बताया गया है कि चार्जशीट किसको दी जाएगी या फाइनल रिपोर्ट किसको दी जाएगी, वो सारा प्रोविज़न यहाँ फॉलो होगा। और उसके बाद ये कहता है कि हाँ, टाइम बताता है कि कितने टाइम में, जो ये इम्पोर्टेंट आपको मतलब प्रोविज़न है, तो आपको ये देखना चाहिए कि टाइम पीरियड कितना लेते हैं ये लोग, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। तो ये बताता है पैरा 122 में, ये कहता है कि द चार्जशीट विथ फाइनल डायरी इन केस शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट थ्रू द सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर से उसको सबमिट कराया जाएगा एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, एंड शुड बी रीच द कोर्ट विद इन 4 weeks ऑफ द डेट ऑफ द लॉजिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो जो चार्जशीट होगा वो समन केसेस में और वारंट केसेस में 4 हफ्ते में 4 weeks, और सेशन केसेस में वो 8 weeks। ये इम्पोर्टेंट पीरियड है आपके लिए कि 4 weeks इन समन एंड वारंट केसेस एंड 8 weeks इन सेशन केसेस। अगर सेशन ट्रायल का कोई केस है तो 8 हफ्ते, और वारंट और समन का कोई ट्रायल का केस है तो 4 हफ्ते में आपको ये भेज देना होगा चार्जशीट थ्रू द सर्किल ऑफिसर। मीन्स टाइम लिमिट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद तो ये चैप्टर 11 में ये प्रोविजंस पैरा 116, पैरा 120, पैरा 122, ये 4-5 पैरा आपके इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम लोग पैरा कवर कर लेते हैं 12 के बारे में। जो 12 है ये बताता है इनक्वेस्ट, पोस्टमार्टम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द वुंडेड पर्सन। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ पैरा, जो पैरा जैसे 129, 134, 135A और 139, 144, 146 ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 129 देख लेते हैं। 129 ये कहता है ऑल सडन एंड अननेचुरल डेथ टू बी रिकॉर्डेड बाय विलेज चौकीदार टू द पुलिस स्टेशन। ये कहता है कि जो भी अननेचुरल डेथ्स हो रही हैं उनको कौन रिपोर्ट करेगा पुलिस स्टेशन में? उनको रिपोर्ट करेगा विलेज चौकीदार, जितने जल्दी से जल्दी हो सके, जो कि ये रेट विथ होता है सेक्शन 40 CRPC में वो दिया गया है ना कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी विलेज चौकीदार होंगे या फिर पब्लिक सर्वेंट होंगे, वो सारे ऑफेंसेस के बारे में पुलिस स्टेशन पे इंफॉर्मेशन देंगे। तो यही पैरा 129 भी कहता है कि उनकी ये जिम्मेदारी होगी विलेज चौकीदार की कि जो भी वहाँ ऑफेंसेस हो रहे हैं दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफिसर एज सून एज इट पॉसिबल। ये हो गया पैरा 129। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाँ पैरा 134 इम्पॉर्टेंट है, जो पोस्टमार्टम के बारे में बताता है। ये बताता है कि known or suspected dead body is related to cognizable offences to be sent for the postmortem examination। वो कहता है कि अगर कोई बॉडी के बारे में पता हो किसकी है, इसके रिलेटिव्स कौन है, या फिर सस्पेक्टेड बॉडी हो, तो उनको पैरा 134 में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कौन भेजेगा? जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो डेड बॉडीज़ को, वो उसको भेजेगा। ये कहता है व्हेन द डेथ इज़ नोन और सस्पेक्टेड टू बी ड्यू इन द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, he shall send the body for the postmortem examination if the state of the weather or the distance admit of its being forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render the examination useless। तो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा, अगर वो उसको देखता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि वो व्यक्ति मर चुका है, तो अगर उसको ले जाने में बॉडी अगर पुट्रीफैक्शन नहीं हो जाता बॉडी का, तो उसको वो भेज देगा, जब तक कि ऐसा ना लगे कि उसे
कि ये एग्ज़ामिनेशन जो हो रहा है पोस्टमार्टम ये यूजलेस हो जाएगा, तो अब तक वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देगा अगर उसको सही लगता है तो। उसके बाद पैरा 135 में, पैरा 135 ये कहता है प्रोसेस व्हेन अनक्लेम्ड एंड अनआइडेंटिफाइड बॉडी इज रिकवर्ड बाय द पुलिस। ये बताता है कि अगर कोई ऐसी बॉडी मिल गई जिसका कोई पता नहीं है कि कौन है ये, उसके रिलेटिव्स भी पता नहीं लग रहे हैं, तो 135A उसके बारे में प्रोविज़न करता है। ये कहता है कि व्हेन द कॉप्स रिकवर्ड बाय पुलिस इज अनक्लेम्ड और कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो क्या करेंगे, शैल अरेंज टू गिव द फैक्ट डिस्कवरी ऑफ द वाइडेस्ट पॉसिबल पब्लिसिटी विद अ व्यू टू इट्स आइडेंटिफिकेशन एज आल्सो टू द ट्रेसिंग आउट ऑफ द डिसीज। वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे, एक पब्लिक नोटिस निकालेंगे कि जो भी लोग इसको जानते हों, इस बॉडी को, जो भी उसके रिलेटिव्स हों, वो लोग आकर ये बताएं कि हम इस बॉडी को जानते हैं। पहला तो ये ड्यूटी होगी। ये कहता है इफ आफ्टर द ड्यू पब्लिसिटी अ डेड बॉडी रिमेन्स अनक्लेम्ड, अगर इस पब्लिसिटी, इस सारी चीज़ों को करने के बाद एक पब्लिक नोटिस भी निकाली गई, तब भी कोई उसको पहचानने वाला नहीं डेड बॉडी को, तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट में हैंड इट ओवर टू रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन एंड डिसेक्शन एट दियर ओन एक्सपेंसेस। तो वो क्या करेगा, उसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भेज देगा कहाँ पे, मेडिकल कॉलेज, रिकॉग्नाइज्ड किसी एक, जो भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज होगा उसके एग्जामिनेशन के लिए और उसके डिसेक्शन के लिए अपने खर्च पर। तो ये कहता है 135A। ये 134 में ये कहता है उनके पास भेजा जाएगा, वो भेज देंगे पोस्टमार्टम के लिए अगर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, अगर नहीं आइडेंटिफाइड बॉडी है और अनक्लेम्ड है, तो ये प्रोसीजर 135A में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरा है, हाँ, जो पैरा इम्पोर्टेंट है 139A, ये इम्पोर्टेंट पैरा, ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसीजर कहाँ दिया गया पोस्टमार्टम का। तो 139 में कहता है कि लेज डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन द बॉडी इज सेंट फॉर द पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के लिए जब भी कोई बॉडी भेजी जा रही है तो जो भी प्रोसीजर उसमें फॉलो होगा वो पैरा 139 में। 139 पैरा ज़रूर आप याद रखें, सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रोसीजर क्या, कहाँ, कौन से पैरा में दिया है, 139 में, और भेजने की पावर कहाँ है, 134 में। सीधा पैरा याद रखिए आप लोग, क्योंकि यही सीधा क्वेश्चन पूछता है उसमें। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग पैरा 144 में। ये कहता है कि हाँ, जो रिपोर्ट बनाई जाएगी पोस्टमार्टम की वो कैसी होगी। तो ये कहता है मेडिकल ऑफिसर शैल प्रिपेयर एनी इंक्वायरी आर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन ट्रिप्लिकेट। 3 कॉपीज़ में वो रिपोर्ट अपनी बनाएगा, जो भी मेडिकल ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन। क्वेश्चन यही आता है कितनी कॉपीज़ होंगी, 3 कॉपीज़ और देयर ऑफ दैट रिपोर्ट। तो ये हो गया। उसके बाद वो करेगा क्या, तो कहता है ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिपोर्ट विल सेंड टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को भेज देगा। और उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी हैंड ओवर कर देगा किसको, कांस्टेबल एकम्पनीइंग द इंजर्ड एंड डेड बॉडी, उस कांस्टेबल को जिसने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। एंड द थर्ड कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर एज द ऑफिस कॉपी। तो तीसरी कॉपी अपनी वो मेडिकल ऑफिसर अपने ही ऑफिस में, अपने ही हॉस्पिटल में रख लेगा। 3 कॉपीज़ में होगा, पहली एसपी को जाएगी, दूसरी उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जाएगी और तीसरी वहीं अपने मेडिकल ऑफिसर अपने पास रख लेगा। उसके बाद पैरा 146 कहता नो पर्सन मे बी सेंट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट इट। कोई भी व्यक्ति उसके विल के अगेंस्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती, नो पर्सन में बी सेंट बाय द पुलिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट इट, किसी को उसके विल के अगेंस्ट आप वो मना कर रहा है तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद ये हो गया हम लोगों का चैप्टर 12। अब हम लोग चैप्टर 14 के बारे में देखेंगे। चैप्टर 14 में क्या है,
चैप्टर 14, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करता है। ये पैरा 165 से 173 तक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरा है जो कस्टडी और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये कहता है कि इसमें पैरा हम लोग 166 देखेंगे, 167 देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पैरा है, और 170 देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 166 में क्या कहता है कि 166 इसलिए कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को जो मलखाना मुहर्रिर होगा उसके कस्टडी में रखा जाएगा। मलखाना मुहर्रिर का अगर हम लोग देखें क्या होता है तो मलखाना मुहर्रिर इज़ द पर्सन हु इज़ द कीपर ऑफ द स्टोर रूम, जो स्टोर रूम को देखता है, जो सरकार का मलखाना है मीन्स स्टोर रूम है जो उसको देखता है, उसी को मलखाना मुहर्रिर बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं पैरा 160 कहता है स्टेट्स दैट प्रॉपर्टी वर्थ मोर देन 100 रुपीज़, जो भी प्रॉपर्टी 100 रुपये से ज़्यादा की होगी शुड बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ मलखाना मुहर्रिर अनलेस मजिस्ट्रेट अदर। 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी होगी तो उसकी किसके कस्टडी में रखा जाएगा? मलखाना मुहर्रिर। क्वेश्चन यही आएगा कि किसके कस्टडी में ये रखी जाती प्रॉपर्टी? मलखाना मुहर्रिर। और फिर उसके बाद कहता है कि द प्रॉपर्टी विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ द मलखाना मुहर्रिर अंडर द जनरल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंटिल इट हैज़ बीन फाइनली, जब तक उसको फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया वो जनरल कंट्रोल ऑफ किसके होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगी तो डायरेक्टरी मलखाना मुहर्रिर के कस्टडी में, लेकिन उसका एक जनरल कंट्रोल किसके अधीन होगा? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैरा 167 ये बताता है ड्यूटी ऑफ मलखाना मुहर्रिर अटैच टू द कोर्ट। ये कहता है कि जो मलखाना मुहर्रिर है उसका काम क्या होगा उस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में। कहता है टू डिलीवर ओवर टू एंड रिसीव बैक फ्रॉम द पुलिस अटैच टू द, जब भी उस प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी कोर्ट में जाने के लिए उसको वो डिलीवर करेगा, कोर्ट तक जाएगी, फिर जो भी पुलिस वाला उसको ले गया है उस प्रॉपर्टी को उससे रिसीव करना उस प्रॉपर्टी को। मलखाना मुहर्रिर यही काम करेगा, जो भी प्रॉपर्टी उसके कस्टडी में है उसको वो भेज देगा, उसके बाद उससे रिसीव करेगा पुलिस से। उसके बाद ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सीकिंग दैट सच प्रॉपर्टी इज़ रिसीव्ड बैक, और वो ये भी देखेगा कि ऐसी प्रॉपर्टी जैसी हालात में दी गई थी वैसे ही लौट रही है ना, इंटैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई प्रॉपर्टी दे दिए और वो तोड़ फोड़ के लाके आपको लौटा दिए, नहीं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पैरा 170 के बारे में। तो हाँ ये इम्पोर्टेंट पैरा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। ये कहता है स्टेट्स दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड इंस्पेक्ट मलखाना मंथली, जो ये कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है महीने में एक बार मलखाना जो है, जो सरकार का स्टोर रूम है मलखाना है, उसको महीने में एक बार ज़रूर देखना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करना चाहिए। और ये कहता है ए गेजेटेड ऑफिसर शुड इंस्पेक्ट क्वार्टरली एंड चेक एंड साइन रजिस्टर्ड मेंटेन फॉर इट। वो कहता है कि जो गेजेटेड ऑफिसर होगा वो क्वार्टरली इंस्पेक्ट करेगा और उस रजिस्टर को मेंटेन करेगा, जो भी रजिस्टर में ये कस्टडी वाली प्रॉपर्टीज़ को लिखा गया है ना। क्वार्टरली वो जाएगा और उसके रजिस्टर को मेंटेन करेगा, साइन करेगा, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो महीने में एक बार मलखाना मुहर्रिर का इंस्पेक्शन करेगा। क्वेश्चन यही आएगा कि कितनी बार महीने में वो इंस्पेक्शन करता है। ये हो गया चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 का ये इम्पोर्टेंट जो 3-4 पैरा था हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 19 के बारे में। चैप्टर 19 जो कि एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के बारे में, जो भगौड़े अपराधी होते हैं उनके बारे में ये डिस्कस करता है। तो हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पैराज देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए एब्सकॉन्डेड लेबर का जो है पैरा वो 215 से 222 तक है। तो हम लोग देखते हैं कि
सबसे पहले तो ये कि ये कहता है कि एब्सकॉन्डेड लेबर कौन होगा, पैरा 216 में 216 में बताता है कि हु इज़ द एब्सकॉन्डेड लेबर। तो ये कहता है कि एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर एज एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस ए प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन इशूड अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC। अगर हम लोग सेक्शन 82 CRPC को देखें तो वहाँ उन ऑफेंडर्स का प्रोक्लेमेशन होता है जो वहाँ की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मीन्स सेक्शन 82 में ही किसी को एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। तो यही डिफाइन करता है पैरा 216, कहता है कि जो पैरा 82 में एब्सकॉन्डेड लेबर होंगे, एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर होंगे, वही यहाँ भी एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर माने जाएंगे। फिर पैरा 217 में कहता है कि यहाँ जो एब्सकॉन्डेड लेबर हैं, एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स हैं, इनको 2 लिस्ट में बांटा गया है। कौन? लिस्ट 1, लिस्ट ए जिसको बोलते हैं, एंड लिस्ट बी, क्लास ए, क्लास बी। तो ये कहता है कि पहले अगर हम लोग देखें तो क्लास ए में जो है, क्लास ए में है वो सर्टेन्ड ऑफेंडर होता है, जिनके बारे में पता है कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये सर्टेन ऑफेंडर्स के बारे में बात करता है। उसके बाद क्लास बी के बारे में हम लोग देखें तो ये अनसर्टेन्ड ऑफेंडर्स, इनके बारे में नहीं पता होता। मतलब ये कहता है कि क्लास ए में जो है include all the offenders whose names, caste, residence और antecedents have been verified beyond all possibility doubts। मीन्स जिनका नाम, कास्ट, रेसिडेंट और सारी चीज़ें उनके बारे में पता है। और क्लास बी में है द ओनली दोज पर्सन हुज रियल नेम्स, रेसिडेंट, एंटीसीडेंट्स हैव नॉट बीन असर्टेन्ड। इनके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये लोग कौन हैं। तो ये क्लास बी, ये क्वेश्चन आता है कि ये क्लास ए और क्लास बी में कौन लोग होते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और जो नोट करने वाली है, ये कहता है ऑल द ट्रांस मैरीन कन्विक्ट्स शुड बी रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली एज द एब्सकॉन्डेड इन लिस्ट ए। ये कहता है कि जो ट्रांस मैरीन कन्विक्ट्स होंगे, मीन्स जो समुद्र से रिलेटेड कन्विक्ट्स होंगे, उनको, मीन्स मैरीन मतलब समुद्र से रिलेटेड जो समुद्र के जुरिस्डिक्शन में अपराध हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कन्विक्ट्स होंगे उनको सीधा लिस्ट ए में रखा जाएगा। उनके बारे में पता है, नाम, उनका रेजिडेंस, उनका कास्ट कि नहीं, ये मटेरियल नहीं है। अगर वो ट्रांस मैरीन अगर कन्विक्ट्स हैं तो उनको सीधा लिस्ट ए में डाला जाएगा। तो ये उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अच्छा हाँ, पैरा 215 थोड़ा सा कहता है एक्शन अगेंस्ट द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में कैसा एक्शन होगा, तो ये वही कहता है कि जो सेक्शन 41 क्लॉज CRPC में लोग होते हैं जिनको अरेस्ट करना होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अपराधी होते हैं, अगर वो लोग आते नहीं हैं, वो कंसील करते हैं अपने आप को अरेस्ट जिससे ना हो पाए, तो ऐसे ही सिचुएशन में क्या होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, ही मस्ट अप्लाई द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन फॉर द वारंट ऑफ अरेस्ट ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। वो करेगा, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा वो कोर्ट से एप्लीकेशन लगाएगा, कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि उनको 82 CRPC में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाए। ये पैरा 215 में कहता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो है इस एब्सकॉन्डेड लेबर के बारे में। तो पैरा 18 में देख लेते हैं, 218 में है दैट एवरी पर्सन दैट at every police station a register shall be maintained in which names and full particulars of the all absconded absconded offenders shall be entered। तो जो भी 218 में लिखा है कि सारी चीज़ें पुलिस स्टेशन में उनके बारे में मेंटेन की जाएगी रजिस्टर्ड में।
उसके बाद पैरा 219 में है स्टेट्स दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट फॉर द एब्सकॉन्डेड लेबर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें एब्सकॉन्डेड लेबर्स के बारे में डिटेल्स लिखी जाएंगी। हाँ, पैरा 220 इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि ये पावर देता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि जो भी एब्सकॉन्डेड लेबर्स हैं एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स हैं उनका नाम जो है रजिस्टर में है उसको एक्सपंज कर सके, उनके बारे में उनका नाम जो है वहाँ से रजिस्टर से निकाल सके। वो कब निकालेगा, ही कैन डू सो अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किस किस में, अगर उनका अरेस्ट हो जाता है तो एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स नहीं रह गए, अगर वो असर्टेन डेथ हो जाता, पता चला वो मर गए तब भी नहीं रहे, या फिर उनका डेथ जो है या डिसअपीयरेंस फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट विटनेसेस and in absence of proceeding under section 299 of CRPC and any other reason the evidence against the absconded offenders is found to be inefficient for the successful prosecution। या फिर ऐसा लगता है कि ऐसे जो भी ऑफेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई विटनेस कोई टेस्टमनी दी जाएगी तो वो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के लिए एक बेस नहीं बनाएगा, तो भी एसपी उनके नाम को निकाल सकता है। या फिर ये कहता है कि लैप्स ऑफ 30 ईयर्स इन केस ऑफ एब्सकॉन्डर ऑफ क्लास ए। अगर क्लास ए का कोई एब्सकॉन्डर है तो 30 साल बीत गए हैं तब निकाल सकता है, या फिर 5 साल बीत गए हैं इन केस ऑफ क्लास बी। अगर क्लास बी का कोई एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर है तो 5 साल बीते, 30 साल ए के लिए, 5 साल क्लास बी के लिए। उसके बाद पैरा 221 भी इम्पॉर्टेंट है। ये डीएम को पावर देता है, इट गिव्स द पावर टू डीएम टू एक्सपंज द नेम ऑफ एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर। तो डीएम को पावर देता है कि एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर का जो नाम रजिस्टर में मेंटेन है कि ये फला फला व्यक्ति एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स हैं, उनका नाम डीएम निकाल सकता है। लेकिन डीएम के लिए कब वो निकाल सकता है, वो कहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आल्सो ऑर्डर द नेम फॉर एनी ऑफेंडर ट्राइबल इन हिज डिस्ट्रिक्ट टू एक्सपंज। कब, although the condition mentioned in the preceding paragraph have not been fulfilled, whatever he considered that owing the insignificance of the offence it is unnecessary to continue the search for the absconder, provided that he shall not thus expunge the name of the offender whose offence is triable exclusively by the session। तो कुल मिला के ये हुआ कि डीएम के लिए ये कंडीशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, अरेस्ट, सर्टेन डेथ, ये सारी चीज़ें 30 साल 5 साल लैप्स का, उसके लिए बस इतना है कि वो कभी भी किसी एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर का नाम एक्सपंज कर सकता है, बस करेगा नहीं किसका, तो जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट होगा उनके नाम को वो भी वहाँ से नहीं निकाल सकता। और हर केस में उसको कोई भी कंडीशन जो पहले की है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग कवर कर लिए, ये चैप्टर्स जो 4 चैप्टर हम लोग आज कवर कर लिए। और अब हम लोग आगे का 1-2 वीडियो देखेंगे जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ज़्यादा तो नहीं, 2, 3, 4, 5 बचे हैं, उसको 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों को भी बेनिफिट मिले। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।